तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में भारत के जलवायु संकट की दो बिल्कुल अलग अलग चरम सीमाओं को करीब से समझते हैं। झुलसाने वाले मैदानी इलाकों से लेकर तेजी से डूबते तटीय शहरों तक का ये सफर सिर्फ मौसम बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे संकट की भयानक तस्वीर है। सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 18,10,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये क्षेत्रफल लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप के आकार के बराबर है। जरा सोचिए, 2001 से 2020 के बीच भारत में हीट वेव हॉटस्पॉट इसी विशाल पैमाने पर यानी 1.5 गुना तक फैल गए हैं। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि गर्मी का खतरा कितनी तेजी से हमारे आसपास की जमीन को अपनी चपेट में ले रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम जिन अहम मुद्दों पर बात करेंगे वो है, पहला, भारत का जलवायु संकट, दूसरा, बढ़ते हीट वेव हॉटस्पॉट, तीसरा, डूबते तटीय शहर, चौथा, शमन बनाम अनुकूलन, पांचवा, राष्ट्रीय कार्य योजना और आखिर में भविष्य की जलवायु समानता। भाग 1, भारत का जलवायु संकट, चरम सीमाओं का एक भौगोलिक दौरा। अगर हम भारत के भूगोल को देखें तो एक तरफ हिमालय के विशाल ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय समंदर का पानी तेजी से गर्म हो रहा है और हमारा उपमहाद्वीप ठीक इन दोनों के बीच फंसा हुआ है, जो इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाता है। असल में ये सब सिर्फ बढ़ते तापमान की बात नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टमिक प्रेशर है जिसका सीधा और भयानक असर हमारे खाने, पीने के पानी और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि हमारे उत्तरी मैदानी इलाके अब एक बेहद गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। भाग 2, बढ़ते हीट वेव हॉटस्पॉट, झुलसाने वाले मैदानी इलाके। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में अब जो भयंकर गर्मी पड़ रही है वो कोई आम बात नहीं रह गई है। ये इलाके अब सचमुच आग उगल रहे हैं और जिंदगी के हर पहलू को झुलसा रहे हैं। जरा आंकड़ों में आई इस खौफनाक छलांग को देखते हैं। 1981 से 2000 के बीच साल में औसतन 2.5 से 5.5 दिन हीट वेव चलती थी, लेकिन पिछले 20 सालों में ये आंकड़ा बढ़कर 3.5 से 8.5 दिन हो गया है। ये एकदम साफ बता रहा है कि गर्मी अब ज्यादा लंबी और ज्यादा जानलेवा होती जा रही है। अब इस नंबर 24 को देखते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में बढ़ते तापमान की वजह से हर 1 लाख लोगों पर 24 मौतों का अनुमान लगाया गया है और राजस्थान के कर्णपुर जैसी जगहों पर तो ये आंकड़ा 26 तक जाने की आशंका है। ये सच में डराने वाला है। और सबसे दुखद बात क्या है, ग्लोबल वार्मिंग सब पर एक जैसा असर नहीं डालती। एमिली ग्रोवर कोपेक का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है कि जिन इलाकों पर सबसे बुरा असर पड़ने वाला है वो पहले से ही सबसे ज्यादा गर्म है। मतलब पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के लोगों को इस बढ़ती आग का सबसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थोड़ा तकनीकी भाषा में समझें तो मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक गंभीर हीट वेव या सीवियर हीट वेव तब मानी जाती है जब पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाए या फिर नॉर्मल से 6.4 डिग्री ज्यादा हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो ये गर्मी का कोई आम दिन नहीं, बल्कि एक नेशनल इमरजेंसी है। तो उत्तर भारत में तो गर्मी कहर बरपा रही है, लेकिन दक्षिण भारत में कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ पानी तबाही मचा रहा है। इसे कंपाउंड फ्लड्स या संयुक्त बाढ़ कहते हैं। सोचिए, एक तो भारी बारिश, ऊपर से हाई टाइड और इन सब के साथ पहले से ही बढ़ा हुआ समंदर का जल स्तर। ये तीनों मिलकर जो तबाही लाते हैं वो कल्पना से भी परे है। भाग 3, डूबते तटीय शहर, गहरे नीले रंग के खतरे। समंदर का बढ़ता स्तर हमारे प्रमुख तटीय महानगरों के लिए एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक चुनौती बन चुका है। अगर हम मुंबई और चेन्नई की बात करें तो स्थिति की गंभीरता तुरंत समझ आ जाती है। मुंबई में हर 10 साल में समंदर का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है 17 मीटर जमीन का हमेशा के लिए डूब जाना, और वो भी 5 मीटर ऊंचे तूफानी झोंकों के खतरे के साथ। वहीं चेन्नई में 2050 तक पानी 19.2 सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान है। इससे वहां के तटीय क्षेत्र का 76% हिस्सा और 6120 हेक्टेयर जमीन डूबने की कगार पर है। ये बुनियादी ढांचे और इंसान की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। भाग 4, शमन बनाम अनुकूलन, संकट से निपटना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन चरम खतरों के तबाही से बचा कैसे जाए। आइए समाधान के 2 सबसे अहम तरीकों को समझते हैं। इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। शमन या मिटिगेशन एक आक्रामक रणनीति है। ये समस्या की जड़ पर वार करता है, यानी ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। वहीं अनुकूलन यानी अडेप्टेशन एक रक्षात्मक तरीका है। इसका मतलब है खुद को इस नई जलवायु वास्तविकता के हिसाब से ढालना, जैसे समंदर के किनारे दीवारें बनाना या मैंग्रोव के जंगल लगाना।
भाग 5 राष्ट्रीय कार्य योजना, भारत की प्रणालीगत रक्षा। इस पूरी जलवायु अराजकता को संभालने के लिए भारत सरकार ने आखिर क्या नीतिगत और प्रशासनिक कदम उठाए हैं, चलिए देखते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का ये आधिकारिक डॉक्यूमेंट दिखाता है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। फोकस एकदम क्लियर है, हमें अपनी आबादी को गरीबी से भी बाहर निकालना है और साथ ही अपने पर्यावरण को भी बचाए रखना है। इसी के तहत ये 8 राष्ट्रीय मिशन बनाए गए हैं, सौर ऊर्जा से लेकर जल संरक्षण, सतत कृषि और हिमालय की बर्फ को बचाने तक। ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। ये लिस्ट इस बात का पक्का सबूत है कि भारत का एडेप्टेशन और मिटिगेशन प्लान कितने विशाल और समग्र स्तर पर काम कर रहा है। भाग 6 भविष्य की जलवायु समानता, वैश्विक मंच। अब जरा भारत से बाहर निकलकर पूरी दुनिया की तस्वीर देखते हैं, जहां कार्बन उत्सर्जन को लेकर एक बहुत बड़ी आर्थिक और दार्शनिक बहस छिड़ी हुई है। हमें ये समझना होगा कि विकसित देशों ने अपने औद्योगिकरण के दौर में ही पृथ्वी की कार्बन सोखने की ज्यादातर क्षमता को खत्म कर दिया है। इसी वजह से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसे सिस्टम बनाए गए, जिसमें विकसित देश विकासशील देशों से उत्सर्जन में कटौती खरीद सकते हैं। लेकिन असली पेच यहीं फंसता है। इसके कारण भारत जैसे देशों के लिए प्रति व्यक्ति पारिस्थितिक स्थान यानी हर इंसान के हिस्से का इकोलॉजिकल स्पेस बहुत तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। और यहीं से एक बेहद चुभता हुआ सवाल पैदा होता है, अगर हमारा वायुमंडल हम सबका साझा संसाधन है, तो विकासशील देश उस संकट से लड़ते हुए अपने विकास के लिए वो जगह कैसे मांगे जो संकट उन्होंने पैदा ही नहीं किया है। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में दुनिया में जलवायु समानता है। इसी बड़े सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यही खत्म होता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।